Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215। हमने यूनिट 2 AC फंडामेंटल स्टार्ट किया है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एंड पावर फैक्टर। Learning outcomes: after watching this video, student will be able to define inductive reactance, capacitive reactance, power, in which they will learn about active power, reactive power, apparent power, power factor, impedance. So सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी क्या होता है। तो रिएक्टेंस हमने पहले ही पढ़ा है कि रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के समान ही होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द नेम गिवन टू द ऑपोजिशन टू द अल्टरनेटिंग करंट। जिस प्रकार रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है उसी प्रकार इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। रेजिस्टेंस का यूनिट भी क्या है? ओम है। दोनों में क्या है? सिमिलैरिटीज है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस किससे डिनोट करते हैं? XL से। XL इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या है? 2πfL। अब यहाँ पर XL यानी कि क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। F यानी क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज। L यानी क्या है? इंडक्टेंस इन हेनरीज। और पाई की वैल्यू आप कैलसी से डाल सकते हो या 3.14 पाई की वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द नेम गिवन टू द ऑपोजिशन ऑफ अ कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी जो कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को ऑपोजिशन देता है उसमें जो विरोध पैदा करता है उसे हम क्या कहेंगे? करंट को बढ़ने नहीं देता, उसको क्या करता है? अपोज करता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस is the name given to opposition of a capacitor to alternating current। कैपेसिटर के कारण अल्टरनेटिंग करंट को जो अपोजिशन मिलता है उसे क्या कहते हैं हम? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम्स। रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तीनों का यूनिट क्या है? ओम्स ही है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है 1/2πfC। यहाँ पर XC यानी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका यूनिट है ओम्स। F यानी क्या है? फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट है हर्ट्ज। C यानी क्या है? कैपेसिटर जिसका यूनिट है फैरेड। और पाई की वैल्यू आप कैलसी से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या पाई की वैल्यू होती है 3.1416। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पावर्स इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में कौन से पावर्स होते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में 3 प्रकार के पावर होते हैं: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर। अब ये तीनों पावर समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखनी है। तो इस डायग्राम में आपको देख रहा है कि एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप कोल्ड ड्रिंक कभी पीते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर लिक्विड रहता है और ऊपर क्या रहता है? इसका फोम, यानी यहाँ पर ऊपर रहता है उसका झाग, है ना। तो जब अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब अपन कोल्ड ड्रिंक ग्लास में भरते हैं तो अपने को लगता है कि ग्लास पूरा फुल हो चुका है क्योंकि ये झाग कहाँ आता है? ऊपर तक आता है। बट ग्लास एक्चुअली में कितना भरा होता है? इतना ही, जहां तक आपको ये कलर पोर्शन दिख रहा है। बाकी ऊपर क्या होता है? झाग। हम झाग को पीते हैं क्या? नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक को ही पीते हैं। भले ही हमें ग्लास भरा हुआ दिख रहा है पर ग्लास में पूरी तरह से कोल्ड ड्रिंक भरा नहीं है। इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक यहाँ तक ही भरा है और ये जो है ये कोल्ड ड्रिंक के साथ आया हुआ क्या है? झाग है। झाग या हम इसे फोम कहेंगे, ठीक है। तो अब जब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हमने पूरा ग्लास भर पिया है, नहीं। जहां तक कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है वहां तक ही हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर। जो एक्टिव पावर है यानी जो एक्चुअली हमने कोल्ड ड्रिंक पिया है, वैसे ही सर्किट में जो एक्चुअल पावर अवेलेबल है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर यानी सर्किट में, यानी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक तो अवेलेबल था पर हमने ये झाग को पिया है क्या? नहीं,
तो वैसे ही सर्किट में पावर तो अवेलेबल रहता है, बट सर्किट क्या करता है, सिर्फ ये पावर कंज्यूम करता है, इतना पावर कंज्यूम करता नहीं। तो जो पावर सर्किट कंज्यूम नहीं करता हम उसको क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर। और जो टोटल पावर जो सर्किट में अवेलेबल होता है वो होता है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। जब हम कहेंगे कि हमारे पास ग्लास भर कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें क्या आएगा, कोल्ड ड्रिंक भी आएगा और ये झाग फोम भी आएगा। तो उसी तरह सर्किट में अपरेंट पावर यानी क्या होता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम। एक्टिव पावर जिसे कि हम डिनोट करते हैं P से। The power which is actually consumed in an AC circuit is called as active power. जो पावर सर्किट में एक्चुअली कंज्यूम होता है, जो सर्किट जिसे यूज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू I इंटू कॉस ऑफ फाई, और इसका यूनिट क्या है, वैट्स। एक्टिव पावर का यूनिट क्या है, वैट या फिर किलोवाट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय P। तो एक्टिव पावर यानी जैसा वो पावर जो सर्किट एक्चुअली क्या करता है, कंज्यूम करता है, यूज करता है। रिएक्टिव पावर इज डिफाइंड एज द पावर विच इज अवेलेबल टू द सर्किट बट इट इज नॉट एक्चुअली कंज्यूम बाय द सर्किट। तो रिएक्टिव पावर यानी वो पावर है जो सर्किट में अवेलेबल तो होता है बट वो सर्किट कंज्यूम नहीं करता, उसे कहते हैं हम रिएक्टिव पावर। जैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक तो अवेलेबल है जिसमें झाग भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है, बट हम झाग पीते हैं क्या, नहीं। Q इक्वल टू वी आई इंटू साइन फाई, kVAR इसका क्या है, यूनिट है। इसका फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई इंटू साइन फाई। अब वहां पर आपने देखा एक्टिव पावर में क्या था, कॉस ऑफ फाई, यहाँ पर क्या चेंज है, साइन ऑफ फाई। आपको ये ध्यान में रखना है। इट्स यूनिट इज किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, kVAR, एंड इट इज डिनोटेड बाय Q। Apparent power is defined as the summation of active and reactive power. Summation यानी क्या होता है, एडिशन, दोनों का एडिशन। जैसे कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक प्लस झाग, जिससे कि हमें क्या मिलता है, टोटल कोल्ड ड्रिंक। वैसे ही एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर दोनों को मिला के अपने को क्या मिलेगा, अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, और इसका यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पावर फैक्टर यानी क्या है। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपैरेंट पावर। पावर फैक्टर रेशियो होता है ट्रू पावर का और अपैरेंट पावर का। अब ट्रू पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई, एक्चुअल पावर ट्रू पावर दोनों क्या है, सेम ही है, वी आई कॉस फाई, और अपैरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई। तो ये दोनों में वी आई कैंसिल हो जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। कॉस फाई को ही हम क्या कहेंगे, पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और यहाँ पर कॉस ऑफ फाई, ये फाई यानी क्या है, एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का क्या है, एंगल। अब रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था दोनों क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट इन फेज, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 0। तो कॉस ऑफ 0 यानी कि 1, तो पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टिव सर्किट क्या होगा, 1। वही इंडक्टिव सर्किट हमने देखा था, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना होता है, 90, तो 90 cos 90 इक्वल टू 0। बट इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। वही कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना आएगा, 1। वही इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर आएगा 0। बट इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या आएगा, लैगिंग। वही कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या आएगा, लीडिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्पीडेंस, द टोटल अपोजिशन टू द एसी करंट बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी कि टोटल अपोजिशन टू अ एसी करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी करंट को जो टोटल अपोजिशन मिलता है, किससे, स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ये दोनों के स्क्वायर के समेशन का जो स्क्वायर रूट है, उससे जो अपोजिशन सर्किट को मिलता है हम उसे क्या कहेंगे, इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस का यूनिट भी क्या है, ओम्स ही है। इट इज डिनोटेड बाय जेड, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि जब अगर हमें जेड की वैल्यू निकालनी है और हम ये स्क्वायर रूट क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें जेड की दो वैल्यू मिलेंगी। जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए Z को हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा, तो Z का फॉर्मूला क्या आएगा, Z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। अगर हमें Z निकालना है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, इम्पीडेंस की। वही अगर हमें ये निकालना है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फाई, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, फाई की वैल्यू। और फाई की वैल्यू मिलने के बाद हम कॉस ऑफ फाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पावर फैक्टर। वही कैपेसिटिव सर्किट के लिए Z का फॉर्मूला है Z इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी। आपको याद रखना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए Z में क्या आएगा, माइनस साइन। तो जब हम Z निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्सी स्क्वायर, और एक्सी स्क्वायर को माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस ही आएगा। और फाई निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ एक्सी अपॉन आर हम करेंगे। तो इस प्रकार हमें ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है आर का वैल्यू और एक्सएल का वैल्यू, तो आप जेड का वैल्यू अगर आपसे पूछा है तो आप क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू, अगर आर का वैल्यू सपोज दिया है 2 ओम्स, 2 प्लस और एक्सएल का वैल्यू दिया है 5 ओम, 2 प्लस 5j। अब 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का आप करेंगे और आपको क्या मिलेगा, जेड का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जेड इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए Z है R प्लस जे एक्सएल, वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए R माइनस जे एक्स सी, ठीक है। समरी, आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पावर, कौन से पावर्स है, उसके क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या यूनिट है, उसको किससे किससे डिनोट करते हैं वो हमने पढ़ा। फिर हमने पावर फैक्टर क्या होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, 1। वही कैपेसिटी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, 0। इंडक्टर के लिए लैगिंग, वही कैपेसिटर के लिए लीडिंग। और इम्पीडेंस हमने पढ़ा, इम्पीडेंस किससे डिनोट करते हैं, Z से। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए Z निकालना है तो Z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स सी। वही कैपेसिटिव के लिए निकालना है तो आर माइनस जे एक्स सी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट लर्न करने हैं। These are the POs satisfied for today's lecture. Thank you and keep learning.